यस। ओके सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। फोक्स कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और आज अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की पहली क्लास होगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फोक्स कोचिंग सेंटर पे आप मैथ यानी बीएससी का कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों अवेलेबल रहेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस स्टार्ट है। आज अपनी ऑनलाइन मैथ्स की पहली क्लास है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। वैसे ही बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासें रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन रहते हैं। जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी इच्छुक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से फोक्स कोचिंग सेंटर से जुड़ने का, तो वो दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर में या इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से फोक्स कोचिंग सेंटर नौहर नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो और वहाँ विदित पाँचों या छः जितने भी सिलेबस अपने ऑनलाइन किए हैं उन सभी ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानो और सिलेबस आप खरीद सकते हो। कोई ज़्यादा रेट नहीं है साहब इनका। और बाकी जैसे दोनों ही बेसिस की ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो सेम फीस रहेगी, टोटल इंक्लूडेड सेम है। तो हम आज मैथ की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ की पहली ऑनलाइन क्लास है। वैसे ऑफलाइन बेस अपना स्टार्ट है, वहाँ हम मैथ फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एक ही पेपर है। पहले जैसे मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया कि एक ही पेपर रहने वाला है चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो। और मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको बता देता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर जो इस बार सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं वो थर्ड सेमेस्टर में हो गया, उनके लिए भी इस बार एक ही पेपर है मैथ्स का। तो हम किसी दूसरी वीडियो लेक्चर में जैसे ही हम थर्ड सेमेस्टर वालों की बात करेंगे, थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसमें उनके लिए डिटेल दे देंगे। यहाँ सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों के लिए मैं ये पहली क्लास ले रहा हूँ। ठीक है सर। तो जो भी है बीएससी फर्स्ट ईयर में ये मैथ की क्लास है, डाउनलोड आप कर सकते हो प्ले स्टोर फोक्स कोचिंग सेंटर नौहर से। ये अपने सेंटर का नाम रहेगा, कोचिंग सेंटर का नाम रहेगा। आज से ये पहली क्लास है लिखा है। बाकी और इन नंबरों को आप कॉपी कर लो, इन नंबरों पे आप कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, करते हैं सब। आज हम मैथ्स फर्स्ट सेकंड तो कुछ रहेगा नहीं है। अब सीधा देखो कि मैथ में फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही पेपर है। पेपर का नाम है सब अलजेब्रा। अलजेब्रा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में हम पूरा विस्तृत, यहाँ 5 यूनिट होगी। मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, पहले आप अ, देख सकते हो कि इस अलजेब्रा बुक में, अलजेब्रा वाले पेपर में टोटल फाइनली 5 यूनिट रहने वाली है। कितने यूनिट रहने वाली है? 5 यूनिट। पेपर का नाम अलजेब्रा है, यूनिट कितनी है? 5। इन 5 यूनिट के लिए आपके पास 2 बुक रहेगी। आपकी यूनिवर्सिटी ने 2 बुक डिसाइड कर रखी है। तो दोनों बुकों का नाम रहेगा, एक बुक का नाम रहेगा आपका पास मैट्रिसेस और दूसरी बुक का नाम रहेगा ग्रुप थ्योरी। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आप यूं समझ सकते हो, इसका नाम होगा, इसको मैट्रिसेस ही लिखा है, तो मैट्रिसेस ही लिखा है। और ये आपकी समूह सिद्धांत नाम से बुक है। समूह सिद्धांत। दोनों बुकों में क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, सब चीज़ें डिक्लेयर है साहब। यूनिवर्सिटी ने अपना एक सिलेबस डाल रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ और बीच बीच में मैं इनके बारे में बता दूंगा। पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। यहाँ आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड यहाँ रहेगी सब। यूनिट सेकंड, ये यूनिट सेकंड है भाई, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस वाले बुक में रहेगी। थर्ड, फोर्थ और दोनों बुकें अलग हैं, दोनों बुकों का सिलेबस अलग है, दोनों बुकों के पार्ट अलग हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से कोई मैच नहीं है, पर हाँ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। थर्ड यूनिट करने के बाद में आपको फोर्थ यूनिट समझ में आएगी, फोर्थ यूनिट करने के बाद में आपको फिफ्थ यूनिट समझ में आएगी। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को बाद में कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले इस बुक को स्टार्ट करेंगे। थ्योरी ज़्यादा है, मानते हैं, थ्योरी यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको थोड़ा सा यूँ लग सकता है कि यहाँ क्वेश्चन कम है, थ्योरी ज़्यादा है, थ्योर में ज़्यादा हो गया। क्वेश्चंस थ्योरमों के मुकाबले देखो, पर्टिकुलर 50-50% का वेटेज रहने वाला है। 50% थ्योरमो वाला कवर करता है, 85% वहाँ क्वेश्चंस भी है। तो यहाँ दोनों ही पार्टों पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। ग्रुप थ्योरी में पढ़ना क्या पड़ेगा सब, समूह सिद्धांत में हमें करना पढ़ना क्या पड़ेगा, जैसे हम पहले ये बुक कर लेते हैं, यूनिट नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये पहले कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थोड़ी इजी भी है, ये थोड़ा बाद में कर लेंगे।
थर्ड यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ में क्या पढ़ने वाले हैं और फिफ्थ में क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखो आप, सेकंड स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। यूनिट नंबर थर्ड, आप लिख सकते हो यूनिट थर्ड। अच्छा, यूनिट थर्ड का नाम क्या होगा पहले ये देख लो। ग्रुप एंड इट इज प्रॉपर्टीज। आप कहो हिंदी में समूह है और इसके गुणधर्म। ओके, गुणधर्म बड़ा बड़ा टॉपिक ही है। इसके साथ इसमें सब ग्रुप भी है, इसके साथ नॉर्मल सब ग्रुप भी है, नॉर्मल सब ग्रुप, और इनकी प्रॉपर्टीज है। यहाँ साइक्लिक ग्रुप भी है, साइक्लिक ग्रुप, सक्रिय समूह जिसे कहते हैं हिंदी में, सक्रिय समूह है। नॉर्मल यानी परसामान्य या सामान्य, परसामान्य, और सब ग्रुप का मतलब उपसमूह है। तो ये चार पांच चीज़ें यहाँ रखी। सबसे बड़ा काम जो करने वाले हैं वो ग्रुप पे करने वाले हैं। अगर आपको ग्रुप समझ में आ गया तो फिर इवन सारी चीज़ें, ग्रुप है, प्रॉपर्टीज नॉर्मल बात है, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर उसके लिए अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप समझना है, अगर आपको सब ग्रुप समझना है, अगर आपको साइक्लिक सब ग्रुप समझना है या सब साइक्लिक ग्रुप समझना है, तो फाइनली आपको ग्रुप का पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के पार्ट होते हैं अलग अलग। पहले वो ग्रुप हो चुका होगा। अब ये बात यहाँ आती है कि ग्रुप है क्या। तो देखो मैं आपको थोड़ा रिकेप लेके चलता हूँ। प्लस टू वाली क्लास में आपने सेट पढ़ा है, प्लस टू वाली क्लास में सेट पढ़ा है। सेट जिसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय, समुच्चय आपने पढ़ा है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यूं लिखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ये डेफिनेशन काम आएगी? बिल्कुल साहब। आप यूं कहो कि डेफिनेशन तो काम नहीं आएगी, पर बड़ा मैटर जो हम मेन मकसद अपना ये है कि हम मेन टॉपिक ग्रुप पे आए। तो उससे पहले सेट है, हमने पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, हमने पढ़ा था फंक्शन क्या होता है। इवन इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। भले ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, क्या हम तो ग्रुप नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर सेट में कमज़ोर है, अगर आप रिलेशन में कमज़ोर है, अगर आप फंक्शन में कमज़ोर है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जीरो से लेके सेट, रिलेशन, फंक्शन भी साथ साथ में, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे, जैसे हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे, वहाँ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम साथ साथ में इन चीज़ों को कवर करते रहेंगे। प्लस टू वाला साथ में एक नोट लगा के हम अलग से लिख लेंगे, और जो बीएससी वाला मैटर है वो अपना टॉपिक में चलता ही रहेगा। बीच बीच में चाहे कोई भी टॉपिक हो, जैसे हम प्लस टू का ज्ञान ले रहे हैं या प्लस टू की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम प्लस से अपने नोट्स में साथ में प्लस लगाएंगे और ऐड कर लेंगे नोट लगा लगा के कि ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी, ऐसा रूल यहाँ होता है। अब प्रूविंग की शायद यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको प्रूविंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई मुश्किल आर्टिकल है, हमें नहीं समझ में आया था प्लस टू में, तो जैसे या प्लस टू के उस सिलेबस में से हटा दिया गया था, तो उनके लिए हम साथ में कोशिश करेंगे कि साथ में कर लें। पर यहाँ प्रूविंग की जरूरत नहीं है, रिजल्ट की जरूरत है। हाँ, उनको ड्राइव कर लेंगे, आपको याद नहीं रखना है प्रूफ क्या होगा, आप उनके रिजल्ट को याद रख सकते हो साथ में। प्लस टू की चीज़ों को 12वीं क्लास 11वीं क्लास में जो भी आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या यूज़ किया था, रिलेशन फंक्शन क्या होता था या समुच्चय क्या होता था, तो इन चीज़ों को साथ साथ में ध्यान रख लेंगे। बाकी ये सिलेबस की बात है नहीं। सेट से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सब। सेट द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उससे बड़ा कुछ नहीं था। जैसे अल्फ़ाबेट AEIOU, ये एक संग्रह है, वेल डिफाइंड है साहब। अगर मैं एक आदमी का नाम ले लूँ, एक शहर का नाम लिख दूँ साथ में और उसको रोस्टर प्रणाली में लिख दूँ, तो क्या ये सेट है? ये सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होना जरूरी है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक फैमिली के मेंबर होने चाहिए। एक फैमिली का मतलब, जैसे अगर आदमियों का सेट है तो पूरा आदमियों का सेट, या फिर आप यूं कहो कि मानव का सेट, आधा पुरुष जो भी हो, या फिर यूं कहो कि अल्फ़ाबेट जितने भी हैं उन टोटल अल्फ़ाबेट का सेट। तो सेट का मतलब होता है एक कलेक्शन। जैसे आप मोबाइल सेट की बात कर लो कि मोबाइल सेट क्या है, तो अगर मोबाइल सेट है तो मोबाइल सेट में एक सिम है, मोबाइल सेट में जैसे आप यूं कहो कि एक स्क्रीन है, उसका एक कवर होता है, बैक प्लेस होता है, कैमरा होता है, तो ये पूरे सेट में पूरी चीज़ें होती है। जिस सेट के पास ये नहीं है तो वो सेट नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो फाइनली मोबाइल सेट, सेट अपने आप में, जैसे मानव बॉडी एक सेट है और मानव बॉडी एक सेट है, तो सेट का एक खास रूल होता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट एक ही बार आएगा।
जैसे मैं अगर बोल देता हूँ कि 1 1 1 1 1 इसको सेट में लिखो, तो आप सेट में ऐसे ही लिखोगे। जैसे मैं 1 1 बहुत बार बोल रहा हूँ, तो सेट में लिखने का रोस्टर फॉर्म होता है, जैसे आप मंजिले ब्रैकेट में लिख दो, एक 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 बहुत बार बोल रहे हो, इसका मतलब एक ही है। जैसे आदमी की बॉडी एक सेट है, उसमें अगर किसी हाथ में 6 उंगलियां हो गई, तो आदमी उस छठी उंगली को ऑपरेट करके निकलवा देता है। मतलब वास्तव में भगवान ने 5 उंगलियां दी है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो छठी जो उंगली होगी उसका रिपीटेशन हो रहा है, और हम उसको जैसे किसी बंदे कहे तो वो निकलवा देता है, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। एक एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 6 है, 1 है, तो मैं अगर इसको सेट में लिखना चाहूँ, इसको सेट में लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। क्योंकि 1 3 बार आया, उन 3 में से सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा। रिपीटेशन सेट में पहली बात यही है, अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो सेट की इन बातों को जान लो आप, कि सेट में कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीट नहीं होता, वो एलिमेंट एक ही बार आता है साहब। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये बता दो, सेट होते कितने प्रकार के हैं? सेट वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, सेट वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर सेट का फाइनली आप रिप्रेजेंटेशन बताओ कि सेट नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। ये काम की बात है, जो काम की बात है वो हम लिखेंगे। देखो यहाँ लिख सकते हो आप, नेक्स्ट लिख लो, इसी इसी स्लाइड में कर लेते हैं। देखो, अवयवों के या अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों या इंग्लिश में इनको एलिमेंट कहेंगे, मैं बार बार एलिमेंट बोलूंगा। अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर सेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक हमने 12वीं क्लास में ये बात पढ़ रखी है, 3 प्रकार के होते हैं। सेम काम उसी को रिपीट कर रहे हैं। अब साहब, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब कि एलिमेंट कितने हैं उस सेट में। अब एक सेट है, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। एक सेट ऐसा है जिसमें फाइनाइट ही एलिमेंट है। एक ऐसा सेट हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो सारे एलिमेंट के एलिमेंटों के प्रकार, एलिमेंटों के टाइप के हिसाब से ये सेट के प्रकार ही हैं। अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर सेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और जब भी सेट लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में यूं लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म को, एक ही बात। तो यानी मंजिले ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट है उनको सबको डाल दो, या फिर एक डेफिनेशन से लिख दो, डजेंट मैटर, उनके तरीके के हमें कोई मतलब नहीं है कि तरीका क्या होगा सब। तो यहाँ देखो, अवयवों की संख्या के आधार पर सेट 3 प्रकार के होते हैं। तीनों में देखो, अब बड़े बड़े तो 2 ही टाइप के होते हैं। पहला होता है आप रिक्त सेट हिंदी में लिख लो, नल सेट जिसे कहते हैं, या मैं रिक्त समुच्चय या रिक्त सेट, या फिर इसका दूसरा नाम है वॉइड, नल भी बोल सकते हो आप। दूसरा है रिक्त, इसको मैं नॉन वॉइड बोलूंगा, है रिक्त समुच्चय, इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन वॉइड, नॉन वॉइड सेट। भाई एक तो वो जो खाली है, इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 0, और उसका नोटेशन होता है साथ में, इसको आप यूं भी लिख सकते हो। नोटेशन देखो, इनको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम मंजिले ब्रैकेट को खाली भी दिखा सकते हैं, या फिर इसको यूं फाई लिख दो। इस फाई को मंजिले ब्रैकेट में मत लिख देना। फाई को अगर मंजिले ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब एक सेट है जिसमें एक सेट का नाम, एक सेट में एक एलिमेंट है फाई, उस एलिमेंट का नाम हो गया फाई। जैसे फाई एंगल होता है, फाई साई थीटा, वैसे ही यहाँ थीटा की तरह, जैसे साई की तरह, वैसे ही फाई है। तो इसका मतलब फाई अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ, कि अगर मैं मंजिले ब्रैकेट में फाई लिख देता हूँ, दोनों को यूज कर लिया मैंने साथ में, मंजिले ब्रैकेट को भी यूज कर लिया और साथ में 5 भी लिख दिया इसका मतलब है कि ये सेट खाली नहीं है। खाली सेट कौन सा होता है? खाली सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि मंजिला ब्रैकेट मत लगाओ साहब, इसका नोटेशन है 5 लिख दो सीधा। और अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि मंजिला ब्रैकेट भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया, इसका मतलब हो गया मेरे पास एक सेट है और उस सेट में एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का नाम क्या है? 5। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं होगा, ये खाली नहीं है, ये सेट खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, ये रिक्त नहीं है भाई, ये रिक्त नहीं है। रिक्त कौन सा है? रिक्त ये है। या तो वो खाली ब्रैकेट से दिखे, या आप क्या कहोगे, हाँ एक सेट है जिसमें एलिमेंट कोई नहीं है, इसका मतलब खाली। या फाई का मतलब ये है कि वो खाली सेट है, मतलब ब्रैकेट खाली है, इसका मतलब खाली नहीं है। अरिक्त का मतलब होता है 2 प्रकार के सेट। अरिक्त का मतलब है, अरिक्त का मतलब खाली नहीं,
एरिक्स का मतलब क्या है? खाली नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन वॉइड। कि नॉन वॉइड सेट कौन सा होता है? एरिक्स म्यूचुअल कौन सा होता है? जो खाली नहीं है। और खाली नहीं है का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। अब एलिमेंट कोई ना कोई, उसका मतलब एक एलिमेंट हो तो भी खाली नहीं है, दो हो तो भी खाली नहीं है, पांच हो तो भी खाली नहीं है, 10 हो तो भी खाली नहीं है, और 100 है तो भी खाली नहीं है। इसका मतलब इसको फिर मैं दो टाइप से डिवाइड कर लेता हूँ। एक, जिनके एलिमेंटों की संख्या मैं गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है इसमें, 10 है, 20 है, 100 है, 1 लाख है, 2 लाख है, कितने एलिमेंट है वो मैं गिन सकता हूँ। और दूसरा, जिनके एलिमेंटों को मैं गिन नहीं सकता, जैसे नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो कितने नंबर है? तो मैंने कहा साहब अनंत नंबर है, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएगा परिमित, एक हो जाएगा परिमित। परिमित मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, परिमित, या मैं इसको बोल दूं फाइनाइट, फाइनाइट सेट। और दूसरा होगा अपरिमित। अपरिमित का मतलब हो गया साहब अपरिमित, अपरिमित का मतलब हो गया इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट देन फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट देन इनफाइनाइट सेट। नंबर एलिमेंटों की संख्या अगर किसी सेट में इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट प्रकार का हो जाएगा। भाई एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है, इसका मतलब खाली तो नहीं है, खाली नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन वॉइड। और नॉन वॉइड में कौन सा टाइप हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर परिमित है तो जैसे इनके एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। खाली का तो एक ही हो गया, खाली का तो कोई एग्जांपल नहीं है, ये खुद अपने आप में खाली है। और इसके एग्जांपल क्या होंगे? जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है और मैं कह देता हूँ 1 2 3 एंड 4। मेरे पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ ए कोई सेट मान लो, बड़े कैपिटल अक्षर से लिखते हैं सेट को। तो सेट में एलिमेंटों की संख्या एन ए से लिखते हैं। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ ए, यानी ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4, 1 2 3 4। और जैसे जैसे नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट। इनके नोटेशन मैं अभी अगले स्लाइड में लिख दूंगा। नोटेशन एन हो गया, जैसे आपके पास डब्ल्यू हो गया, जैसे आपके पास इंटीजर हो गया, जैसे आपके पास रेशनल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर, जेड यानी पूर्णांक कितने होते हैं? कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 100 भी पूर्णांक है, 200, 1 लाख, 2 लाख, ये सारे पूर्णांक ही है। आगे आगे चलते जाएंगे। नेगेटिव वाले भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक पूर्णांक है, इवन 0 भी पूर्णांक है। तो कितने होंगे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे के सारे पूर्णांक है सब। तो कितने नंबर है? इन्फिनिटी। वैसे ही डब्ल्यू यानी नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल को बोलते हैं हिंदी में प्राकृतक संख्या। प्राकृतक का मतलब है, जीरो को हमने आविष्कार किया था, जो प्रकृति ने दिया उसको यूं मान सकते हैं वो प्राकृतक है। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये सारे के सारे सेट, सारे के सारे एलिमेंट जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है वो नेचुरल नंबर के पास है। तो ये क्या है? तो हम कहेंगे ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है साहब? तो मैं कहूंगा अनंत है। अनंत है इसका मतलब गिन नहीं सकते, और गिन नहीं सकते इसका मतलब वो कौन सी हो जाएगी? अपरिमित, इनफाइनाइट नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वी कैन से दैट आर इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। डब्ल्यू का मतलब है नेचुरल नंबर में जीरो भी जोड़ दो, जीरो को भी साथ में ऐड कर लो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिटी। तो ये कौन सा है? डब्ल्यू। तो यहाँ भी कितने नंबर है? तो हम कहेंगे इनफाइनाइट। जेड मतलब पूर्णांक, अभी मैंने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 0 को भी इंक्लूड कर लो, ये क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक भी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट। रेशनल नंबर कितने होते हैं? रेशनल नंबर भी अनंत होते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? अनंत है साहब। 1 और 1/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? अनंत है। 1 और 1/2 के बीच में इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या, रेशनल का मतलब प्रिमेय संख्या और इरेशनल का मतलब अप्रिमेय संख्या। तो एक मतलब दो लगातार संख्याओं के बीच में, 1 1/2 या पूर्णांक के बीच में, या 1 1/2 के बीच में, यूं कह सकते हो आप। लगातार पूर्णांक तो नहीं कहेंगे, लगातार संख्याओं के बीच में भी नहीं कहेंगे। किसी दो संख्याओं के बीच में अनंत अप्रिमेय संख्याएं होती है और अनंत प्रिमेय संख्या होती है। क्लियर है? हम जब बात आएगी तो करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, और यहाँ भी अनंत है। तो 3 प्रकार के बड़े बड़े सेट है। ये मैं सेट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो, जैसे ग्रुप होने से पहले उसको होना पड़ेगा सेट। मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ? ग्रुप एंड इट इज प्रॉपर्टी, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले मुझे ग्रुप देखना होगा, ग्रुप क्या है। तो ग्रुप के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा सेट है कि नहीं है। सेट है क्या, है या नहीं का मतलब आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से सेट तो दो प्रकार के होते हैं, एक वॉइड होता है, एक नॉन वॉइड होता है। नॉन वॉइड का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, वॉइड का मतलब खाली है। तो पहली कंडीशन यहाँ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि जो सेट खाली है वो ग्रुप नहीं हो सकता। जो सेट खाली है वो क्या नहीं हो सकता? ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये तो ग्रुप हो ही नहीं सकता। तो ग्रुप यानी सेट ही आगे जाके, जैसे हम छोटे थे, 10th क्लास में पढ़ रहे थे, तो 10th क्लास के बाद में कुछ बच्चे बायो वाले सेक्शन में चले गए, कुछ मैथ वाले सेक्शन में चले गए, और कुछ आर्ट वाले सेक्शन में चले गए। तो हमने कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज को उन्होंने फॉलो कर लिया। अब जिन्होंने 10th में पढ़ाई छोड़ दी,
या 8th में पढ़ाई छोड़ दी, क्या वो अब मैथ या बायो से पढ़ सकते हैं? इसका मतलब वो बच्चा 10th तक पहुंचा ही नहीं, 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई तो वहाँ था ही नहीं, तो वो साइंस का स्टूडेंट कैसे हो सकता है, वो आर्ट का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी है कि वो सेट खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो फिर आप नहीं पता कर पाओगे, फिर वो सेट ही नहीं होता है। तो पहली कंडीशन क्या है ग्रुप के लिए? पहली कंडीशन है कि सेट खाली नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि सेट खाली नहीं होना चाहिए। अगर सेट खाली है और आप प्रूव कर रहे हो कि ये ग्रुप है, तो फिर हम कह सकते हैं कि धूड़ में लठ मारा, कोई मतलब की बात को नहीं। तो पहली कंडीशन ये है ग्रुप के लिए सेट खाली नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो नॉन वॉइड सेट होगा, जो एरिक्त समुच्चय होगा, वो ही आगे जाके ग्रुप हो जाता है। जो 10th पास कर गए वो आर्ट से, वो कॉमर्स से, वो मैथ से, वो साइंस से, उन्हीं की कैटेगरी बनेगी। अब ये किस टाइप का सेट होगा? वॉइड होगा, नॉन वॉइड होगा, तो फाइनाइट हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है। तो अपरिमित एरिक्त समुच्चय जो होते हैं वो ही आगे जाके ग्रुप बन जाते हैं, वही आगे जाके ग्रुप बन जाते हैं। आप इस बात को यूं समझो कि दुनिया में मानव का मतलब है, मैं स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे पृथ्वी पे कुछ लोग, मानव और स्त्री दोनों कुल मिला के मानव की बात कर लेता हूँ, मानव टाइप के लोग हैं, तो उन मानव में से हम अपने आप को प्रत्येक सेट मानते हैं कि मैं एक सेट हूँ। सामने कोई भी एक बंदा बैठा है वो भी एक सेट है, आप भी एक सेट हो, आपका पड़ोसी भी एक सेट, ये सारे सेट हैं। तो अब क्या होगा साहब कि जो सेट है, सारे क्या है? मानव है, आदमी है, सारे के सारे क्या है? आदमी है। कुछ उन आदमियों में से कुछ लोग की पढ़ाई करेंगे वो वकील बन जाएंगे, कुछ लोग की पढ़ाई करेंगे वो वकील बन जाएंगे, कुछ बीएड वगैरह करके ट्रेनिंग करेंगे टीचर बन जाएंगे, कुछ मतलब इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ आपके डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ तहसीलदार हो जाएंगे, कुछ थानेदार हो जाएंगे, कई पटवारी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि है तो सारे आदमी, ऐसा थोड़ी है कोई जानवर पटवारी बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। सारे आदमी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोस्ट पे जा रहे हैं। इसका मतलब वास्तव में पहले क्या थे? वो सारे सेट ही थे, वो सेट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है वो कुछ एक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करके वो यानी पटवारी की वैकेंसी आई, पटवारी की तैयारी करके वो पटवारी लग गया। इसका मतलब पटवारी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तैयारी करनी थी, उसको पेपर फाइट करना था, उसका इंटरव्यू था, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद वो पटवारी लग गया। इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज थी पटवारी बनने की वो क्लियर कर गया। था कौन? आदमी पहले। इसका मतलब पहले ग्रुप से पहले कौन हुआ? वो सेट ही था। और सेट कौन सा? मरा हुआ नहीं होना चाहिए। मरा हुआ आदमी पटवारी थोड़ी बन सकता है कि मर गया सा पटवारी बन गया। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के बाद में, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए कि एग्जाम देने के बाद में कोई भी बंदा था, एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद में वो खत्म हो गया और उसके बाद उसका नंबर आ गया। ऐसा नहीं कि वो आज से 10 साल पहले खत्म हो गया और आज वैकेंसी हुई है, आज उसका नंबर थोड़ी आ जाएगा, वो तो पेपर ही नहीं दे रहा। तो इसका मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, मरा हुआ नहीं होना चाहिए। पहली बात, ग्रुप होने के लिए वो जिंदा होना चाहिए, एरिक्त होना चाहिए। एरिक्त का मतलब दो प्रकार से हो सकता है रिक्त, या तो वो परिमित नंबरों के साथ या तो वो अपरिमित नंबरों के साथ। दोनों ही बातें ठीक है। परिमित नंबरों का मतलब सेट में एलिमेंटों की संख्या परिमित होनी चाहिए, और अपरिमित के साथ अपरिमित। तो पहले मैं अपरिमित सेटों, परिमित तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, और अपरिमित में देख लो, अपरिमित सेटों के उदाहरण लिख लो आप। अपरिमित सेट फाइनली क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अपरिमित सेट, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसमें सबसे छोटा है नेचुरल नंबर। इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे। अच्छा, जब भी मैं एन को लिखूंगा, एन का मतलब मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जब भी एन लिख रहा हूँ, इसका मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। जब भी मैं एन लिख रहा हूँ, सिंपली एन। आगे हायर एजुकेशन में आप देखोगे एन डेल जेड जीरो, ये कॉम्प्लेक्स में हम यूज़ करेंगे। वैसे हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ हम एन का मतलब है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो प्रकृति ने हमें दिया है, तो जीरो का तो आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था, जीरो से पहले वाली संख्या है 1 2। 1 और 2 के बीच में अगर कोई पूछ ले कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, तो कोई नहीं है साहब। 1 के बाद जस्ट कौन सा आएगा? 2। 2 के बाद ये सेट याद रखने हैं साहब आपको, पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट, तो कौन सा सेट? पहली बात, ये नॉन वॉइड है कि वॉइड है, यानी खाली है, ये रिक्त है या अरिक्त है? तो मैं कहूँगा अरिक्त है। अरिक्त कैसे है? एलिमेंट है ना इसमें। दूसरी बात, अरिक्त है तो दो प्रकार के हैं, या तो फाइनाइट है या तो इनफाइनाइट है, तो कौन सा है? तो मैं कहूँगा ये इनफाइनाइट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट। यहाँ एलिमेंटों की संख्या क्या है? अनंत है। और अगर नंबरों की संख्या अनंत है, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो जस्ट सेट आएगा वो कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यू। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं वोल नंबर, इसलिए इसको पहले अक्षर से लिख देते हैं डब्ल्यू से। और हिंदी में अगर नाम लिखना चाहो
तो हिंदी में नाम लिख सकते हो। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया आपके पास, नेचुरल नंबर का मतलब हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या लिख लो, प्राकृत संख्या मैं आगे लिख देता हूँ। और वोल नंबर का मतलब हो गया आपके पास, वोल नंबर का मतलब हो गया, वोल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्या। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। क्या नाम हो गया? हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। नोटेशन इसका डब्ल्यू होता है, इंग्लिश डब्ल्यू से लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर सेट समा जाता है। इसमें सिर्फ एक डिजिट एक्स्ट्रा आती है और वो डिजिट है जीरो। वो डिजिट कौन सी है? जीरो का आविष्कार कर लिया, जीरो का आविष्कार कर लिया, इसमें ऐड कर लिया। सबसे पहले आएगा जीरो, फिर आएगा वन, फिर आएगा टू, फिर आएगा थ्री, फिर आएगा फोर, बाकी सारे वही, बाकी सारे वही। नेचुरल नंबर सारे रिपीट हो जाएंगे। वन से लेकर इन्फिनिटी तक था, इसमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी होगा। मैं कहूंगा जीरो और वन के बीच में कौन सा वोल नंबर है? आपको कोई नहीं है। जीरो और वन के बीच में कोई वोल नंबर नहीं है। जीरो और वन के बीच में, जीरो के बाद वोल नंबर में सिर्फ वन ही आएगा। रियल नंबर की बात नहीं कर रहा, वोल नंबर पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूँ या मैं नेचुरल संख्या की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? वन। तो वन के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन आएगा? दो। पता है आपको? दो के बाद कौन सा आएगा? तीन। तीन के बाद चार, चार पाँच छः सात। और अगर मैं बात करूं वोल नंबर की, तो अगर मैं पूछ लूं कि सबसे छोटा वोल नंबर कौन सा है, तो आपका जीरो। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। उसके बाद देखो वोल नंबर हो गया। उसके बाद देखो इंटीजर। इंटीजर को मैं कहूंगा हिंदी में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको आई से भी लिख देते हैं और जेड से भी लिख देते हैं, दोनों नोटेशन है इसके। आई और जेड दोनों ही चलते हैं। यहाँ हम जेड से लिखेंगे हर बार, आई यूज नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ आई यूज ही नहीं करता हूँ। एक बार मैं आपको सीधा लिख देता हूँ कि इसका नोटेशन होगा, एक बार के लिए जेड याद रख लो। वैसे आपने प्लस टू में पढ़ा है, ये एन है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है। और ये क्या होता है? पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पूर्ण प्लस अंक। हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं यहाँ। पूर्णांक, पूरा पूरा अंक साहब। ढाई नहीं चलेगा, साढ़े तीन नहीं चलेगा, पौने चार नहीं चलेगा। ये पूरे अंक थोड़ी है। पूरे अंक का मतलब एक मतलब एक, दो मतलब दो, तीन मतलब तीन, चार मतलब चार, साढ़े चार, पौने पाँच, ढाई, माइनस ढाई, इनकी कोई जगह नहीं है यहाँ। तो यहाँ जीरो भी आता है। जीरो पूर्णांक है, बिल्कुल जीरो पूर्णांक है। जैसे अगर आपको पूर्णांक में आंसर देना हो कि यूँ मान लो कि आज क्लास में कितने स्टूडेंट आए, पूर्णांक में आंसर तो आपको होगा जीरो। तो वैसे जीरो पूर्णांक है, याद रखना इस बात को। पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर सारे वन टू थ्री यही होते हैं पूरे पूरे अंक। तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो भी पूर्णांक के होते हैं कि माइनस वन। जैसे कॉपियों में नंबर आते हैं आजकल नेगेटिव मार्किंग में कि माइनस वन आया, माइनस टू, वहाँ तो माइनस टू बाई फाइव भी आ जाता है, माइनस फाइव बाई टू भी आ जाता है। तो रिजल्ट वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो। तो आप कह सकते हो पूर्णांक का मतलब माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा मामला। क्लियर है? तो पता होना चाहिए नेचुरल नंबर में कौन से अंक है, आपको पता होना चाहिए वोल नंबर में कौन से अंक है, आपको पता होना चाहिए इंटीजर में कौन से अंक है। अच्छा, उसके बाद जो नंबर आता है वो होता है रेशनल। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को मैं कहता हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या का नोटेशन होता है क्यू और पी बटा क्यू फॉर्मेट, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी बटा वाली संख्या भी आ जाती है, ढाई, साढ़े तीन, पौने चार, पूरे पूरे अंक तो आते ही आते हैं। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी संख्या को? जैसे मैं कहूँ कि बताओ साहब एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आपको एक को मैं एक बटा एक लिख सकता हूँ। इसका मतलब पी बटा क्यू फॉर्मेट आ गया। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? पी जीरो हो सकता है। ऊपर वाली संख्या जीरो हो सकती है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगी मैथ में, और डिफाइन नहीं होगी तो उस नंबर को हम नहीं बता पाएंगे कि ये नंबर अपने पास नहीं है। अब तक के रिसर्च में हमारे पास वो नंबर नहीं है। फिर आगे हो सकता है कि अपने पास वो नंबर आ जाए। जैसे पहले हम आयोटा के बारे में नहीं पढ़ते थे, अब हम आयोटा के बारे में पढ़ रहे हैं। और खैर उनको बोलते हैं हम अभी भी काल्पनिक संख्या ही है, तो खैर वो एक अलग बात है। तो यहाँ देखो आप रेशनल नंबर, अच्छा इनकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी है वो पी बटा क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। आप इस बात को यूँ समझो कि रेशनल कौन कौन से होते हैं? जो संख्या पूरी पूरी लिखी गई है वो रेशनल है सारी की सारी। तो मैं कहूँ कि ऊपर वाली सारी रेशनल है, बिल्कुल साहब। जीरो बिल्कुल रेशनल है, जीरो रेशनल है, वन वन रेशनल है, टू जो ऊपर लिखी गई है ना, वन टू थ्री पूर्णांक जो भी है सारे के सारे, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ, वो सारे के सारे रेशनल है। सारे के सारे रेशनल है। जो जेड के पास है सारे के सारे रेशनल है, क्योंकि जेड के पास है वो डब्ल्यू के पास है, और डब्ल्यू के पास है वो एन के पास है, सॉरी एन के पास है वो डब्ल्यू के पास है, डब्ल्यू के पास है वो जेड के पास है। हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे, लास्ट में सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है। तो यहाँ खैर पी बटा क्यू, यानी जो संख्याएं, आप इस बात को लिख लो कि जो संख्याएं पूरी पूरी लिखी जाए वो पूर्णांक, वो रेशनल है, प्रीमिय संख्या। उसके अलावा जो संख्या रूट से कंप्लीटली बाहर आ जाए, जैसे रूट चार, तो रूट चार वास्तव में होता क्या है? दो। जैसे रूट नौ, रूट नौ होता क्या है? तीन।
यानी उसको आप दूसरी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हो। रूट 16 यानी रूट 16, रूट 16 है क्या 4, रूट 25 है क्या 5। तो ये सारी की सारी रेशनल, जो रूट से बाहर आ जाए वो रेशनल संख्या, वो प्रिमेय संख्या है। ठीक है साहब। इसके अलावा जो फाइनली आपको दिखे पी बटा क्यू फॉर्मेट, जैसे 5/2, 7/2, तीसरा फॉर्मेट ये हो गया कि फाइनली मुझे दिख जाए, मुझे एक झटके में पता करना है कौन कौन सी रेशनल होगी, उनके बारे में बात बता। 3 संख्याएं होगी, एक तो जो पूरी पूरी लिखी होगी, दूसरी जो रूट से बाहर आ जाएगी, तीसरी जो बटा में लिखी जाएगी। कई बार मैं बटा को स्किप कर लेता हूँ कि नहीं साहब मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.5, तो इसका मतलब 5/2 ही तो है, इसका मतलब 5/2 ही तो है। इसके अलावा भी कुछ, जैसे 10/4 हो गया, इसको रेशनलाइज करोगे पूरा, जब हल करोगे तो 5/2 ही आंसर आने वाला है इसका। तो 5/2 का मतलब 2.5। तो कई बार मैं पॉइंट लगा के ऐसे लिख देता हूँ कि 5/2 को लिखने का दूसरा तरीका है, पी बटा क्यू को लिखने का दूसरा तरीका है, या तो मैं 5/2 लिखूँ या मैं 2.5 लिखूँ। तो इसका हम 2.5 को सर्च नहीं करेंगे कि ये 2.55/2 है, जैसे ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल आपके दिमाग में भी आ जाएगा। पर अगर हम सर्च नहीं करना चाहते तो हम इसका एक रूल बना लेते हैं कि वो संख्याएं प्रिमेय होती है जो पूरी पूरी लिखी जाए, जो सारे पूर्णांक है वो क्या है, प्रिमेय संख्या है। उसके अलावा जो रूट से बाहर आ जाए, क्यों लिख लो इसमें पूर्णांक, दूसरा रूट से बाहर आ जाए, दूसरी बात क्या है, जो अंडरूट से कंप्लीटली बाहर आ जाए, जो बाहर आके लिखी जा सके, जैसे अंडरूट 2 बाहर नहीं आ सकता। अंडरूट 2 का मतलब अंडरूट 2 और उसकी कोई वैल्यू होती है 1 जो भी 1.4 1.4, पर हम इसको रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं लेके आ सकते। तो जो नहीं लेके आ सकते वो संख्याएं सारी क्या होती है, अप्रिमेय। जो बाहर आ जाती है अच्छे से, जैसे √4 दो लिखा हुआ मिलेगा तो वो प्रिमेय है। और पी बटा क्यू फॉर्मेट, तीसरा बात हो गई। चौथी बात, पॉइंट के बाद हम कई बार ऐसा नहीं लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, तो आप यूँ समझ लो पॉइंट के बाद भाग रुक जाए, भाग क्या हो जाए, रुक जाए। रुक जाने का मतलब 2.569, ये क्या है। अब आप इसको चेंज मत करो कि ये पी बटा क्यू फॉर्मेट में बनेगा क्या, सीधा देख लो 2.569 तीन ही डिजिट है, इसका मतलब संख्या रुक गई है, भाग रुक गया, ये प्रमेय संख्या है। इसके अलावा कि भाग रुके नहीं, जैसे मैं कई बार ऐसे लिख देता हूं, और ये संख्या रिपीट हो रही है, कि पॉइंट के बाद भाग रुका तो नहीं है पर संख्या रिपीट हो रही है। पॉइंट 2.31 31 31 31 31 31 31 31 ऐसा चल रही है। ऐसी संख्या नहीं पूछेगा हमें यहाँ, फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। रेशनल और इरेशनल नंबर में काफी कंफ्यूज होते हैं हम कि रेशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। तो ये संख्या कौन सी है, अगर पॉइंट के बाद भाग रुके नहीं पर रिपीट हो जाए वो भी कौन सी होती है, रेशनल नंबर होता है। पॉइंट के बाद भाग रुक जाए अच्छी बात है, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, भाग रुक जाए तो भी रेशनल है, पॉइंट के बाद भाग रुके तो नहीं पर डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, 2 3 जितने भी, जैसे 313 या 315 315 315 ऐसे 3 3 में डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, पर उसी क्रम में रिपीट होना स्टार्ट हो जाए डिजिट का मतलब ये है कि 2.5555 ये भी ठीक है, 2.15151515 ये भी ठीक है, या 4 डिजिट 2.123 123 123 123 3 डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, 4 होना स्टार्ट हो जाए, 10 रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, सारी की सारी रेशनल है, सारी की सारी क्या रेशनल है। तो ये 5 प्रकार के रेशनल नंबर है। इनके अलावा जो बच गया वो क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल कौन सा बच गया, पूर्णांक जो होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे। रूट के बाहर जो संख्या आ जाएगी वो रेशनल होगी, प्रमेय होगी। रूट की संख्या जो बाहर नहीं आ पाएगी वो इरेशनल होगी। जैसे इरेशनल का मतलब, जैसे मैं कहूँ √3 बताओ प्रमेय क्या है, प्रमेय तो मैं कहूँगा रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं आ रही, शुद्ध रूप से नहीं ले सकते रूट का, रूट की वैल्यू होती है 1.713 जो भी है, उसको लिख के हम छोड़ देते हैं कि इससे आगे भी वैल्यू आएगी, इसका मतलब नहीं तो पॉइंट के बाद चाहे वो वाला रूप लिख लो चाहे इस बड़े की बात कर लो। तो इसका एक रूल ही बना लेते हैं हम कि रूट के अंदर जो स्पेशली संख्या लिखी गई है अगर वो रूट से बाहर नहीं आती है तो अप्रिमेय संख्या है, तो ये एक अप्रिमेय संख्या। क्लियर है। और पी बटा क्यू फॉर्मेट नहीं लिखा है, बाकी और जो पी बटा क्यू फॉर्मेट लिखा है वो तो है ही आपके पेपर में। अच्छा मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा ये पूरा कर लेते हैं। पॉइंट के बाद भाग, यहाँ इससे इन दोनों से एक ही रूल बनाते हैं कि पॉइंट के बाद भाग रुके भी नहीं, पॉइंट के बाद नहीं तो भाग रुका है, भाग रुक गया तो प्रमेय, पॉइंट के बाद भाग रुका नहीं है पर संख्या रिपीट हो रही है तो प्रमेय, पर पॉइंट के बाद नहीं तो भाग रुके और नई संख्या रिपीट हो, नहीं तो भाग रुके और नई संख्या रिपीट हो तो वो संख्या क्या होती है, अप्रिमेय होती है। वो क्या होती है, वो अप्रिमेय होती है। यहाँ से एक रूल निकल गया और एक इसके दो ही रूल है कि रूट के अंदर जो स्पेशली संख्या है वो अप्रिमेय है, और पॉइंट के बाद भाग ना रुके वो क्या है, वो अप्रिमेय है। वो क्या है, वो अप्रिमेय। तो अब मैं बात करता हूँ जैसे √5, तो आप कहोगे रूट रूट वाला रूल है मेरे पास कि रूट से संख्या बाहर आई कि नहीं आई, रूट से संख्या कंप्लीटली जैसे √5 है वो बाहर तो आ जाएगा, पॉइंटों में लिखा जाएगा। कहने का मतलब इस बात को हम यूं याद रख सकते हैं कि रूट के ऊपर 5 लगा है, पूरा पूरा मान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अप्रिमेय है। ये क्या है, अप्रिमेय। अच्छा ऐसा लिखा हुआ तो, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है रेशनल में, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव होता है रेशनल में।
तो ये भी क्या है, इरेशनल है सब, क्योंकि √3 -√3, इसका मतलब अगर √3 है तो -√3 भी होगा, इरेशनल है दोनों ही। √3 अगर रेशनल है तो -√3 भी इरेशनल ही है, अप्रिमेय है, आप यूं पढ़ो। और पॉइंट के बाद भाग नहीं रुका, जैसे मैं कह दूं कि मैंने लिख दिया 2.596282803231 ऐसे चल रहा है। देखो पॉइंट के बाद नहीं तो कोई डिजिट रिपीट हो सकती है, पर उसी क्रम में नहीं। जैसे 59628, जैसे 2 आ गया 5962, या तो फिर उसके बाद 2 के बाद रिपीट होना चाहिए था, 5 आता। जैसे 8 नया नंबर आया, ठीक है, 1 नया नंबर आया, ठीक है, 6 नया नंबर आया, ठीक है, 2 के बाद 8 बनाना चाहिए था, 2 के बाद 8 0 है, रिपीट नहीं हो रही, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, ये संख्या भी क्या है, अप्रिमेय। तो ये रेशनल और इरेशनल, प्रिमेय संख्याओं को मैं रेशनल बोल दूंगा, अप्रिमेय संख्याओं को मैं इरेशनल बोल दूंगा। ये आपका क्यू है। नेक्स्ट देखो भैया, इसके बाद आता है रियल नंबर। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक लाइन से दिखाई जाती है। वास्तविक संख्या जो आज तक आपने पढ़ा है। रियल नंबर को नोटेशन आर होता है। आर का मतलब सब कुछ, ऊपर वाला सब कुछ, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, सब कुछ, -∞ टू इन्फिनिटी। मैं कह दूं कि आप बताओ कि रियल नंबर में 3/4 होता है क्या? रियल में, तो वास्तविक में 3/4 होता है, भले वो रेशनल हो, भले वो इरेशनल हो, पर रियल होगा। -√3, हाँ सर, -√3 भी भले इरेशनल संख्या है पर वास्तविक है, क्योंकि उसको रेखा संख्या पे दिखाया जा सकता है। √3 की कोई ना कोई वैल्यू के आगे माइनस लगाएंगे, -1. क्लियर? तो ये वास्तविक है, सब कुछ है इसके पास, सब कुछ है इसके पास टोटल। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समिश्र संख्या, और समिश्र संख्या का मतलब है सर संख्या, और समिश्र संख्या का मतलब, इसका नोटेशन होता है सी, और इसका मतलब होता है a + i b की सारी संख्या, तो मतलब काल्पनिक संख्या। ये यहाँ इसके बारे में हमें कम ही पढ़ने को मिलेगा, ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर a + i b फॉर्म में, जहाँ a और b दोनों रियल नंबर होने चाहिए, a और b दोनों रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना, कोई इमेजरी पार्ट वाला नहीं होना, रियल नंबर होने चाहिए। जैसे 5 + i3, तो मैं a को रियल पार्ट बोलूंगा और b को मैं इमेजरी पार्ट बोलूंगा। फिर ये कमी के बाद की बात है। तो इसका मतलब ये जो जितने भी सेट है, यहाँ कितने नंबर है, इनफाइनाइट है सभी में, तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट है। सबसे छोटा सेट कौन सा हो गया? तो अगर मैं डायग्राम पे प्लॉट करूँ, तो सबसे छोटा सेट आपका, आपने कहा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? आपने कहा 1 से इन्फिनिटी। फिर आपके पास होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा होता है एन से, एन तो होता ही होता है, इसमें एक जीरो भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने कहा इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर में क्या है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो उस साइड में होता है, पर माइनस वाले भी ऐड होते हैं, तो जेड भी आ गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रेशनल बोलो, और रेशनल में दो संख्याएं होती है, सॉरी रियल बोल दो आप। रियल में दो प्रकार के सेट होते हैं, रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। यहाँ क्यू लिख दो आप पहले, या क्यू लिख दो आप पहले, इसके बाद क्यू आएगा, इसके बाद क्यू आएगा, इसके बाद क्यू आएगा, रेशनल आएगा। और रेशनल का ही एक दूसरा जो छाया होती है, जो पार्ट होता है, वो इरेशनल होता है। ये दोनों सबसेट में नहीं आते कि आप कह दो कि सर जो रेशनल है उसके ऊपर मैं इरेशनल बना लूं क्या, तो इसका मतलब हो गया कि रेशनल इरेशनल, इसका मतलब इरेशनल नंबरों के अंदर रेशनल है, ऐसा नहीं। रेशनल अलग है, इरेशनल अलग है, दोनों पार्ट अलग अलग है। तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, इसको मैं आर बोल सकता हूँ, इसको मैं आर बोल सकता हूँ, इसको मैं आर बोल दूँ कि इसमें दो पार्ट है। इस क्यू के अंदर आधा पार्ट रेशनल का है, आधा इरेशनल का है। रेशनल के ऊपर इरेशनल या इरेशनल के ऊपर रेशनल वाला चक्कर नहीं आएगा। तो ये आर है, और उसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लेक्स। अब देखो, सिंपल सी बात है कि सबसे छोटा सेट कौन सा? नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट में सबसे छोटा सेट कौन सा? उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल, उसके बाद रियल, और उसके बाद रेशनल और इरेशनल दो पार्ट है। रेशनल और इरेशनल यहाँ ऐड नहीं करेंगे, रेशनल को एक बार रेशनल लिख लो। रेशनल की दूसरा जो रूप होता है वो इरेशनल होता है। रूप का मतलब जो संख्या रेशनल नहीं है रियल नंबर में, रियल नंबर में जो संख्या रेशनल नहीं है, आप इरेशनल को ऐसे लिख सकते हो। अप्रिमेय संख्याओं को लिखने का तरीका ये है, अप्रिमेय अलग से लिख लो। ये अप्रिमेय संख्या क्या होगी? अप्रिमेय संख्या r - q, कि रियल नंबर में से जितने भी रियल नंबर है उनमें से रेशनल रेशनल घटा दो, जो बच गया वो इरेशनल है। यानी रियल नंबर किससे बनेगा? रेशनल प्लस इरेशनल से पूरा रियल बनता है। तो लिखने का ऐसा तरीका r - q। इसका कोई नोटेशन नहीं होता है इरेशनल का। इरेशनल पे बहुत कम क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो रेशनल पे बनेंगे। डायग्राम में जो भी क्यू नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ा सेट सी। अब देखो, दो नंबर नेचुरल के पास है, वो कॉम्प्लेक्स के पास है। आप कहो कि 1 नेचुरल के पास है, क्या कॉम्प्लेक्स के पास है? डायग्राम से देखो, यहाँ 1 था तो ये इसके पास भी होगा, क्योंकि ये जो है वो इसके अंदर है।
ये जो है, ये दोनों जो है वो इसके अंदर है। इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो डब्ल्यू के पास है, और एन और डब्ल्यू के जितने भी एलिमेंट है वो क्यू के पास है, और एन डब्ल्यू और क्यू के जितने भी एलिमेंट है वो रियल के पास है, और इन सभी के एलिमेंट जो भी हैं वो सी के पास भी है। क्लियर? तो इनका एक ये है कि सबसे छोटा सेट कौन है, एन। ये बात याद रखना, बीच में काम आएगी, डब्ल्यू जेड आर, इसको इस फॉर्मेट में याद रखना। सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, फिर रेशनल, फिर रियल, और फिर कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट बात आपकी स्लाइड में ऐड कर, अगर आपने लिख लिया हो तो नेक्स्ट चले हम। अच्छा, तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा कि हमें ग्रुप पढ़ना है, और ग्रुप से पहले आपको डिफाइन होना चाहिए 12वीं क्लास वाली सारी चीज़ें। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई बैकलैग नहीं रहे, आपकी कोई भी चीज़ें जो कमज़ोर है वो कमज़ोर ना रहे। हम एक साथ चलें, एक जो सारे बच्चे हैं वो एक रूट में चलें, सबका सिलेबस एक जैसे चले, सभी को एक जैसा समझ में आए, अच्छा समझ में आए। जो प्रैक्टिस करेगा उसको और ज़्यादा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं। सेट पढ़ने का तरीका हमने पढ़ा कि जो ग्रुप होगा उससे पहले वो सेट होना चाहिए, उससे पहले वो सेट ही होगा। और सेट कौन सा होगा? वॉइड सेट नहीं, खाली नहीं, नल नहीं चलेगा, मरा हुआ नहीं चलेगा, जिंदा होना चाहिए। अब जिंदे सेट में दो प्रकार के सेट पढ़े, मैंने कहा एक तो फाइनाइट होता है, एक तो इनफाइनाइट होता है। तो मैंने कहा फाइनाइट कौन सा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, जिन एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है वो फाइनाइट सेट है, जिनमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है वो इन। अब मैंने कहा कि यार फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात तो ठीक है, तो आप ये बताओ कि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो गए, तो इनफाइनाइट सेट कौन कौन से? तो हमने कहा देखो कुछ चुनिंदा मैं बता देता हूँ इनफाइनाइट सेट का मतलब। इनफाइनाइट सेट का मतलब नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर, रेशनल, ये सारे प्रकार के सेट जो है वो सारे के सारे क्या है। अब ये सेट एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ आएंगे। आज तक ये सिर्फ सेट आए, उस सेट के बाद में हमने 12वीं क्लास में क्या पढ़ा? रिलेशन। इस समुच्चय क्या होता है? तो मैंने कहा एक सेट ए है, एक रोस ए का प्रत्येक सबसेट समुच्चय संबंध होता है, रिलेशन होता है। हम वो एक अलग रास्ता है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सेट के बाद एक रिलेशन वाली कली चली गई, एक फंक्शन वाली, अब एक ग्रुप वाली आ रही है। हमें अब ग्रुप, तो सेट इतना सा है, आपके काम की बात इतनी सी है। +2 में आगे जो भी काम की बात आएगी हम साथ साथ में करते जाएंगे। अब मैं इसमें देखता हूँ कि अब ग्रुप क्या होगा। अब जैसे आप यूँ कहो कि एसआई बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि आप एसआई के लिए पहले जैसे कोचिंग वाचिंग करते हो, फिर एसआई का एक एग्जाम देते हो, फिर एसआई का इंटरव्यू होता है। ये दोनों स्टेप क्लियर करने के बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आया, आपका नाम आया, तो फिर आप एसआई की ट्रेनिंग करते हैं। तो यानी प्रॉपर्टी है। क्या मैं इस प्रोसेस से पटवारी बन सकता हूँ? क्या इस प्रोसेस से मैं आरएएस बन सकता हूँ? क्या इसी प्रोसेस से मैं आईएएस भी बन सकता हूँ? ना, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। तो सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस है। यानी ये एक वैकेंसी होगी ग्रुप, सेट के लिए एक वैकेंसी निकलेगी ग्रुप। अब उस ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी आएगी। अब वो 4 प्रॉपर्टी किसके साथ आएगी? वो होता है एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ। मैं आपको फाइनली बता देता हूँ। जैसे मैं आज तक सेट को सिंपल लिखता हूँ एन, अब एक बाइनरी ऑपरेशन लिखूंगा साथ, जैसे डॉट लिख दिया, जैसे प्लस लिख दिया। तो ये जो प्लस, डॉट, माइनस, ये जो भी होते हैं उनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं द्विधारी संक्रिया। देखो इसके साथ आएगा, ये सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ लो। देखो द्विधारी संक्रिया, धारी क्रिया, द्विधारी, या इंग्लिश में कहें तो बाइनरी ऑपरेशन। अब साहब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक नियम है और कुछ नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, जैसे आप ऑपरेशन देखते हो, जैसे प्लस होता है मैथ में, यही अपने आप में एक ऑपरेशन है। माइनस होता है, माइनस का मतलब दो संख्याओं को माइनस करना है, जैसे 3 - 5 है, तो 3 - 5 आपको बोल के थोड़ी बता देता है कि 3 में से घटा दो साहब -5 को, नहीं। ये ऑपरेशन है, अपने दिमाग में फीड है, माइनस का मतलब घटाना है। 3 - 5 -2 किया आपने। 3 + 5, जैसे ही मैं संख्या वही रखता हूँ 3 और 5, एक बार मैंने लिखा 3 - 5, एक मैंने लिखा 3 + 5, संख्या दोनों सेम ही है, 3 5 3 5, एक का आंसर 8 आएगा, एक का आंसर -2 आएगा। यानी ये अपने दिमाग में पहले से फीड है, ये ऑपरेशन ही है, ये ऑपरेशन ही तो है, ये द्विधारी संक्रिया ही तो है। कि आपके पास, वैसे हम द्विधारी संक्रिया की डेफिनेशन अलग होती है, एक बार के लिए पढ़ लो कि ये ऑपरेशन ही है, द्विधारी संक्रिया नहीं है, ये ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है। जैसे डिजिट यही रखो, गुणा कर लो, आंसर अलग आ जाएगा, इसका आंसर अलग आ गया, इसका आंसर अलग आया, इसका आंसर माइनस, तीनों के आंसर अलग अलग है। क्या -2, 8 और 15 एक ही संख्या? नहीं साहब, अलग अलग है। और अगर ये अलग अलग हैं तो इसका मतलब ऑपरेशन अलग अलग है। तो हमने इनको नाम दे दिया, ये माइनस ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन है, ये क्रॉस ऑपरेशन है। ऐसे एक डिवाइड ऑपरेशन भी होता है, संख्या वही है, आंसर अलग, इसका आंसर पॉइंट में बहुत छोटा आ जाएगा।
तो ये ऑपरेशन है सारे के सारे। अच्छा, यही होते हैं, या हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक नियम है जो क्लोज करता है मामले को। अच्छा, सेट के ऊपर डिफाइन होता है ये बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, वो सेट के ऊपर डिफाइन होता है। अब आप कहोगे कि सेट के ऊपर कैसे डिफाइन होता है बाइनरी ऑपरेशन? देखो मैं बताता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम समझते हैं इस बात को, फिर हम इस बात को समझते हैं। देखो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन एक नियम है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा नियम है जो एस क्रॉस एस के अवयव का, एस का मतलब सेट है यहाँ, असाइनमेंट में बता दूंगा पूरा, एक बार लिख लो। एस क्रॉस एस के अवयव का एस के प्रत्येक एलिमेंट से, प्रत्येक एलिमेंट कहो अवयव कहो एक ही बात है, एलिमेंट से यूनिक संबंध रखता हो, यूनिक रखता हो। इस बात का मतलब क्या? बाइनरी ऑपरेशन सब कुछ समझ आओगे। ये बाइनरी ऑपरेशन है, पहले मैं जो बता रहा था वो ऑपरेशन था, प्लस था वो ऑपरेशन था, क्रॉस था वो ऑपरेशन था। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा नियम है जो एस क्रॉस एस, सेट है मेरे पास एक्स, सेट है मेरे पास क्या एस, एस क्रॉस एस के अवयव का एस के प्रत्येक एलिमेंट से एक यूनिक संबंध रखता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि देखो जैसे मेरे पास, मैं सिंपली बता देता हूँ, जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का मतलब है मेरे पास सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन इन, क्लियर? अब एस क्रॉस एस का मतलब है कि एक सेट का दूसरे सेट से क्रॉस करवाओ। तो हम जब एक सेट ए है, एक सेट ए है मेरे पास ए बी, और दूसरा सेट मेरे पास बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2, अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाहूँ तो इसके जब भी एलिमेंट लिखने पड़े ना, तो आपको लिखना होगा कि ए क्रॉस बी एक सेट होगा, और ए क्रॉस बी में पहले ए जाएगा 1 के पास, तो ए कोमा 1, ए क्रॉस बी है तो ए का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, बी का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा, ए कोमा 1। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए जाएगा 2 के पास, सभी एलिमेंट के पास जाएगा ए कोमा 3। फिर बी लिख दो सब, बी जाएगा 1 के पास, बी जाएगा 2 के पास, बी जाएगा 3 के पास। ये ऑर्डर पेयर कहलाता है कि प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लिखा गया है, सी कोमा 3 सी कोमा 2 सी कोमा 1, एक ही बात है, किसी भी साइड से चले जाओ। ये लो साहब, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट है? 3, बी में कितने एलिमेंट है? 3, पर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 9। इनको लिखने का तरीका ये, ए क्रॉस बी इसका मतलब एक एलिमेंट बी के पास जा रहे हैं, बी क्रॉस ए इसका मतलब बी के एलिमेंट ए के पास आ रहे हैं, दोनों में अलग अलग बात है। ए कोमा 1 एक अलग एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी का है, 1 कोमा ए नहीं है, ये 1 कोमा ए क्या ए क्रॉस बी का है? मैं कहूंगा ना, ए क्रॉस बी का नहीं, ए क्रॉस बी का ए कोमा 1 है, ए का एलिमेंट पहले आएगा, बी का बाद में आएगा, बी क्रॉस में बी का एलिमेंट पहले आएगा, ए का बाद में आएगा, तो ये ए क्रॉस बी है। तो मैंने क्या लिखा है कि मेरे पास मान लो कोई सेट है, और मैंने मान लिया मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है एन है, तो मैंने कहा कि आप उस सेट से एस क्रॉस एस का मतलब एक ही सेट है, यहाँ तो दो थे, यहाँ अगर एक ही सेट होता तो इसका मतलब दोबारा ए लेता, मैं दोबारा ए लेता तो इसका मतलब ए बी सी दोबारा आता, ए बी सी दोबारा आता, तो आपके पास एलिमेंट ए क्रॉस ए के कैसे आते हैं? ए कोमा ए, ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए, बी कोमा सी, बी कोमा बी, बी कोमा सी कोमा ए, सी कोमा बी, आते नो ही, क्योंकि तीन तीन एलिमेंट दोबारा आते, ए कोमा ए, ए कोमा बी, ए कोमा सी। एक बार ए जाता है बी सी के पास, फिर बी जाता है बी सी के साथ, फिर सी जाता है बी सी के, क्लियर? तो मैंने लिखा है कि एक ही सेट होना चाहिए, उस सेट में उस सेट के एलिमेंट देखने हैं आप, यानी दो एलिमेंट लेने हैं, एस क्रॉस एस के अवयव का एस के प्रत्येक एलिमेंट से यूनिक संबंध हो। कहने का मतलब है कि मैं एक सेट ले लेता हूं, जैसे मैंने सेट ले लिया नेचुरल नंबर, अब ये कह रहा है एस क्रॉस एस, इसका मतलब फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट ले लो आप जो किसका है, होना नेचुरल नंबर का चाहिए, ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर से अलावा कोई एलिमेंट ले लिया आपने। तो जैसे आपने ए बी ले लेते हो, मान लो ए की जगह 1 है, ए की जगह 3 है, ए की जगह 5 है, कुछ भी मान लो, पर ए की जगह 0 नहीं मान सकते, बिकॉज नेचुरल नंबर के पास वो सेट है नहीं। हमें नेचुरल नंबर की द्विधारी संक्रिया देखनी है कि नेचुरल नंबर की द्विधारी संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर की द्विधारी संक्रिया क्या होती है, प्रत्येक सेट की एक द्विधारी संक्रिया होती है, उन द्विधारी संक्रियाओं की बारे बात करते हैं कि ए बी अगर एन का है, तो ये कह रहा है ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा वो भी एन के पास ही होना चाहिए। ये कह रहा है एस क्रॉस एस के अवयव का एस के प्रत्येक एलिमेंट से एक यूनिक संबंध हो, ए क्रॉस बी, ए की जगह जैसे मैंने 2 ले लिया, ए की जगह 2 ले लिया और बी की जगह 3 ले लिया, तो एक एलिमेंट 2 है और दूसरा एलिमेंट 3 है, 2 क्रॉस 3 का क्या रिलेशन क्या होगा? 6, क्या 6 भी एन के पास है? हाँ, तो मैं कहूंगा 2 और 3 का क्रॉस के लिए एक यूनिक एलिमेंट है 6, जिसके साथ रिलेशन है। जब मैं 2 गुणा 3 लूंगा, ए की जगह 2 और बी की जगह 3 लूंगा, तो उनका जब भी गुणा करूंगा तो आंसर सही आएगा। जब मैं 7 लूंगा और 3 लूंगा, 7 या 21 ही आएगा। जब मैं 1 लूंगा 2 लूंगा, आंसर 2 ही आएगा।
जब मैं 1 और 5 लूंगा आंसर 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या प्रत्येक बार मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूं तो यूनिक ही रिजल्ट आ रहा है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, इसके समान कोई दूसरा रिजल्ट नहीं होगा। ये बात सही है। तो इसका मतलब क्या n में क्रॉस एक द्विधारी संक्रिया है? मैं कहूंगा सेट n है और इसकी द्विधारी संक्रिया क्रॉस है। उसकी द्विधारी संक्रिया क्या है? क्रॉस है। ऑपरेशन क्रॉस होता है सभी के लिए, द्विधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन n के लिए क्रॉस है क्या? तो मैं कहूंगा हाँ, n के लिए क्रॉस द्विधारी संक्रिया है। और अगर मैं लिख दूं n प्लस, इसका मतलब सेट वही है। n प्लस का मतलब सेट वही है। इस बार बाइनरी ऑपरेशन कौन सा चेक कर रहे हो? प्लस। क्या प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता है? तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं कि दो एलिमेंट उठाते हैं नेचुरल नंबर के, दोनों को ऐड करते हैं, रिजल्ट देखते हैं इनके पास है कि नहीं है। जैसे 1 लिया 2 लिया। अब मेन बात यह है कि जो नंबर आप ए और बी की जगह उठा रहे हो वो नेचुरल नंबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप -3 -2 ले रहे हो, फिर नहीं होगा। तो प्लस में बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो मैंने कहा इस बार क्या करना, नेचुरल नंबर का सेट है, इस बार गुणा नहीं करना है, इस बार प्लस करना है। दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे नेचुरल नंबर ही आएगा। दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे नेचुरल नंबर ही आएगा। और नेचुरल नंबर आएगा तो इसका मतलब हमेशा चाहे कोई ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, 9 ले लो, 9 और 6 ले लो, 6 और 5 ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो ए और बी की जगह, आपके पास फाइनली यही रिजल्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? तो n प्लस, अच्छा एक बात बताओ, क्या नेचुरल नंबर के लिए माइनस बाइनरी ऑपरेशन है? क्या नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है? क्या नेचुरल नंबर के सेट में माइनस बाइनरी ऑपरेशन होता है? तो आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप दो एलिमेंट लो, जैसे ए और बी नेचुरल नंबर के एलिमेंट ले, जैसे मैंने 1 और 2 ले लिया, और 1 -2 यानी बाइनरी ऑपरेशन का मतलब वो ऑपरेशन लगाओ दोनों एलिमेंट के बीच में, तो क्या आपके पास जो रिजल्ट आएगा -1 वो n के पास है? मैंने कहा नहीं, n के पास -1 होता ही नहीं है। n के पास कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो इसका मतलब n के पास n के लिए माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, n के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, n के लिए क्रॉस ऑपरेशन है। डिवाइड होगा नहीं। तो z माइनस, ये बता दो, क्या दूसरा सेट ले लिया मैंने नेचुरल नंबर की जगह, इंटीजर ले लिया, z ले लिया, z का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, पूर्णांक की सारे, क्या ये होगा? तो मैंने कहा ए और बी दो नंबर ले लो, किसके? z के, दोनों के बीच में संक्रिया लगाओ, यही बाइनरी ऑपरेशन काम करेगा क्या? तो मैंने कहा जैसे मैंने 5 ले लिया और 7 लेने z के ही हैं, 5 ले लो और 7 ले लो, तो मैंने कहा 5 - 7 करो तो कितना आएगा? -2। क्या -2 दो के पास होता है, z के पास होता है? आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब माइनस z पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है, z पे माइनस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है, पर नेचुरल नंबर पे डिफाइन नहीं कर रहा। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? एक ऐसा नियम है जो s क्रॉस s के एलिमेंट, s क्रॉस s का मतलब उसके दो एलिमेंट लेने, s के प्रत्येक एलिमेंट से एक यूनिक संबंध रख रहे हैं, तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। अब इन्हीं बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में ग्रुप से स्टार्ट करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये सेट आपका ग्रुप है। यहाँ हम दो प्रकार के सेट ले रखे हैं। मैंने कहा था कि अगर आपके पास खाली सेट है तो उसके बारे में आपको चर्चा ही नहीं करनी है, ग्रुप आपको चर्चा उन्हीं सेट पे करनी है जो आपके पास नॉन वॉइड है, जो आपके पास खाली नहीं है। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वॉइड हो सकता है, एक नॉन वॉइड हो सकता है। और जो सॉरी, नॉन वॉइड में दो प्रकार के सेट हो सकते हैं, एक फाइनाइट हो सकता है, एक इनफाइनाइट हो सकता है। तो एक फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट है, और उनके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूछूंगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, नहीं सर, मैं सीधा पूछूंगा ये सेट ग्रुप है कि नहीं है, तो मैं बाइनरी ऑपरेशन में आपको दूंगा, जो लगेगा वही दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन ये होता है, मैं जो लगता है बाइनरी ऑपरेशन वही बाइनरी ऑपरेशन बताऊंगा मैं आपको। कि देखो n प्लस के लिए चेक करो, यानी आपके पास एक सेट है, पहले तो वो देख लो वो खाली नहीं है, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? प्लस। तो हम चार प्रॉपर्टी आएगी, वो चार प्रॉपर्टी को लगा लगा के देखेंगे। जैसे SI बनने के लिए 2 स्टेप क्लियर करने पड़ते हैं, वैसे ही ग्रुप होने के लिए उस सेट को 4 स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। वो चारों स्टेप है तो हम कहेंगे बिल्कुल सही हो गया, तो वो ग्रुप है। और अगर उसमें चारों में से कोई एक को मिस किया, चार प्रॉपर्टी में से कोई एक को मिस कर दिया, जैसे 1 को लगाया, 2 को लगाया, 3 को लगाया, 4 को लगाया, 1 2 एक्सेप्ट होगी, 3 एक्सेप्ट नहीं हुई, तो हम कहेंगे नहीं सर ये ग्रुप नहीं हो सकता। अब ग्रुप नहीं हो सकता तो कुछ और हो सकता है, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू।